रेडियस के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग रिलेशनशिप ये देखेंगे कि आखिर क्यों डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस हमारा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, वेल अलोंग द पीरियड वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्स रेडियस के डेरिवेशन को पूरा शुरू से लास्ट तक लिख दिया है ताकि आप आसानी से उसको नोट कर सकें। देखो, एक एटम है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ड्रा आउट किया है जिसका रेडियस है Rn। हम रेडियस क्या लेते हैं, रेडियस को हम Rn लिख देते हैं। n का मतलब nth ऑर्बिट है, n का मतलब यहाँ पे क्या है, nth ऑर्बिट है। और Ze यहाँ पे एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी बात करता है कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे v है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, और वो क्यों है, जो कूलम्बिक इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जनरेट होती है। मतलब न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं एक इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ जिसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होती है, और उसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लिखते हैं F1 = K × Ze²/r²। ठीक है, Rn का स्क्वायर मतलब जो रेडियस है, जो nth ऑर्बिट का रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग यहाँ पे F2 बोलते हैं, और वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आती है। ठीक है, अभी भी मैंने एक इमेज डिस्प्ले की थी जिसमें आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने समझाया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन के अपने मोशन की वजह से कोई फोर्स जनरेट होती है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो हमेशा फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स आउटसाइड द सेंटर लगती है। ठीक है, जबकि सेंट्रीपिटल कहाँ लग रही थी, सेंट्रीपिटल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लग रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, चूंकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी बाहर निकल के जा नहीं रहा है, वो अपने पाथवे को मेंटेन करके रखा है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में चल रहा है, दैट मीन्स फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अगर दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगी तब वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन परसिस्ट नहीं करेगा। तो उसी को मानते हुए हम क्या करते हैं, हम दोनों फोर्सेस को F1 = F2 मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन था kZe²/Rn², और जो सेंट्रीफ्यूगल का इक्वेशन था mv²/Rn, इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर एक दूसरे के सामने रख दिया। अब इसमें से हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अगर v² को हम निकाल के बाहर करें तो जो इक्वेशन हमारे सामने आएगा वो आएगा kZe²/mRn। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो mv² यहाँ भी होगा, m यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ के m से यहाँ का m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, और जो इक्वेशन हमारे पास बचेगा वो बचेगा mv² = kZe²/Rn। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई RHS एंड LHS बाई 1/2। हम 1/2 से क्या करेंगे, RHS LHS दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इधर हाफ mv² बनेगा और इधर बनेगा 1/2 kZe²/Rn। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्लैंक्स की थ्योरी में भी पढ़ा है और इसके पहले भी हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या था, क्वांटाइज था। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है दैट मीन्स mvrn = nh/2π हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि mvr = nh/2π। अब अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको इस v की वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इस v की। अगर हम इस v की वैल्यू निकालना चाहें कि v की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है v = nh/2πmRn। अब चूंकि हमको सिर्फ v नहीं चाहिए, हमको v² चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर हम v² करते हैं तो जो नया इक्वेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा n²
एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। क्यों पुट करते हैं? क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम रेडियस निकाल सकें और वेलोसिटी निकाल सकें, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को हम पुट करें तो हमको जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है kz स्क्वायर बाई एम आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम kz स्क्वायर। कई बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये इक्वेशन हमने कैसे पुट किया है। तो देखो बेटा ध्यान से, हमने v स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के अलग किया है यहाँ से, मतलब हमने इस v स्क्वायर को उठाया है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, m से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या बना kz स्क्वायर बाई एम आर एन, और ये कुछ नहीं है, ये v स्क्वायर की वैल्यू है और कुछ नहीं है। मतलब इसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे क्या किया है, हमने v स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 होती है और साथ साथ उसके लिए n की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा क्या आपको कहीं कोई और इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो जो r1 की वैल्यू आएगी वो आएगी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू के। इसको हम एक नाम दे देते हैं ए नॉट। इसी ए नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ बोहर एटम, या हम लोग बोहर्स रेडियस बोलते हैं इसको। अब अगर nth ऑर्बिट की बात करो तो सिंपल सी बात है कि nth ऑर्बिट का रेडियस सिर्फ और सिर्फ ए नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। किसी भी एटम का रेडियस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितने ऑर्बिट वहाँ प्रेजेंट हैं प्लस उसके ऊपर कौन सा एटॉमिक चार्ज है। तो जो इक्वेशन हमारे सामने आएगा वो आएगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड, जहाँ पे ए नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस बोलते हैं। अब जरा हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ए नॉट की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने पे हमको जो इक्वेशन मिलेगा ए नॉट की वैल्यू का वो मिलेगा 0.529 इंटू 0.529 एंजेस्ट्रॉम, ठीक है। एंजेस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और अगर इसको पिकोमीटर में करेंगे तो ये 52.9 पिकोमीटर आएगा। हमको यहाँ से जो वैल्यू मिली वो क्या मिली कि आर एन, अगर हम इस कंसेप्ट में देखें तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 डिवाइडेड बाई जेड। अब देखिए कैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि आर एन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कहा जाता है, या वो चार्ज जो कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसको। जब हम अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एन की वैल्यू चेंज नहीं होती, रेडियस वहीं रहता है, ऑर्बिट वहीं रहती है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, भले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स जेड की वैल्यू बढ़ रही है, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए, जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे और ये वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या रेडियस डिक्रीज नहीं करेगा? इसी वजह से अलोंग द पीरियड जाने पे रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे ये तो इंक्रीज करेगा 101%, कभी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप जाते जाते नियरली कांस्टेंट होने लगती है। तो अब मुझे जवाब दीजिए, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ रही है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये वैल्यू नियरली कांस्टेंट है। तो जो डिनोमिनेटर है वो लगभग कांस्टेंट है और जो न्यूमरेटर है वो कंटिन्यूअसली पावर में बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज नहीं करेगा? तो ये थी बोहर रेडियस की पूरी कहानी। आप चाहें तो इस इक्वेशन को पूरा डेरिवेशन नोट कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम का इक्वेशन है। और इसके बाद मैं इसके आगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ता हूं कि बोहर्स रेडियस के बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। जब हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि बोहर्स रेडियस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर देती है, हमने यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी एटम के पास कोई न्यूक्लियस और उसके पास ऑर्बिट है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल ना हो, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी प्लेस पे था जिसको हमने इन्फिनिटी पोजीशन मान लिया, जिसके बारे में हम नहीं जानते, ऑर्बिट क्या है उसकी, इन्फिनिटी है।
अब वहाँ से यहाँ तक हमको इलेक्ट्रॉन को ले आना है और वो आ रहा है किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तरफ आ रहा है, इसकी तरफ खींचा चला रहा है, लेकिन ये वर्क डन कर रहा है और वर्क डन जो है वो अपोजिट होता है। वर्क डन क्या है, वर्क डन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। तो इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक इन्फिनिटी पोजीशन से एक उस पोजीशन तक आता है जहाँ पे हम n की वैल्यू को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये वर्क डन के बराबर है और ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पोजीशन से ऑर्बिट नंबर 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम लोअर लिमिट को लेते हैं इन्फिनिटी और हायर लिमिट को हम लेते हैं Rn इसलिए क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट की है, हो सकता है ये 2 हो ये 3 हो, तो हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लेते हैं Rn। अगर आपको पता है कि ये वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट तक ही जा रही है तो आप इसकी वैल्यू को 1 भी ले सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं kZe² / Rn², तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा -kZe² / Rn। अब इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का सिंपल सा मतलब है कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट में हो रहा है। मतलब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस की तरफ ला रहे हैं तो जो वर्क डन है, पोटेंशियल वर्क डन है, वो क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सिंबल हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं, अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर इसको और काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा -kZe² / 2Rn, ठीक है। अब जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, -kZe² / 2Rn। अब Rn की वैल्यू को जो हमने इसके पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में डिराइव किया था उस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। जब उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा -2π² m × z² e⁴ × k² डिवाइडेड बाई n² × h², जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है, जैसे m की वैल्यू हम जानते हैं 9.1 × 10⁻³ होगी, z की वैल्यू हम जानते ही हैं, e की वैल्यू कूलम में होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.99 × 10⁻9 है, h की वैल्यू भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो जो इक्वेशन हमें सॉल्व होके मिलेगा वो हमें मिलेगा -2.18 × 10⁻18 z² / n²। यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे एटम न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या है, ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी। मतलब अब वो एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है, उसके पास एनर्जी आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कैसे, देख लेते हैं। अब अगर इस वैल्यू को हम जूल पर एटम्स के टर्म्स में देखें तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, लेकिन अगर हम इसको पर मोल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमको वैल्यू आ रही है वो ये है, ठीक है, -2.18 × 10⁻18 × 6.02 × 10⁻23 z² / n² जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 1.6 × 10⁻19 जूल। अगर इस वैल्यू को हम जूल के टर्म्स में ना लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लेना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या हम कह सकते हैं सिंपली एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो हमको इक्वेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में वो ये मिलता है -13.6 × z² / n²। सपोज करो हमसे ये पूछता है कि हाइड्रोजन जिसके लिए वैल्यू क्या है, z की वैल्यू भी 1 है और उसके लिए Rn की वैल्यू भी क्या है, 1 है, उसके लिए आप En निकालिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, En को डिराइव करेंगे, En = -13.6 × 1² / 1²। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम निगेटिव होगी, और जैसे जैसे आपकी ऑर्बिट बढ़ेंगी, मतलब आप सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, सेवन्थ ऑर्बिट में जाते हैं, आपकी एनर्जी ये लेस निगेटिव या हम ये कह सकते हैं टुवार्ड्स ज़ीरो जाने लगेगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी बढ़ रही है
और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और यहीं से आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट डील में आता है। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली न्यूक्लियस की एनर्जी कम होगी, मतलब उसकी खुद की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो जीरो की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब वो न्यूक्लियस के पास है तो उसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव है, मतलब कोई भी स्पीसीज उसको निकाल नहीं सकती है। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से, मान लो हम 10th मान लेते हैं, तो इसकी एनर्जी टुवार्ड्स जीरो है, लेकिन इसकी एनर्जी -13.6 है। तो सिंपल सी बात है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ईजी होगा। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम यहाँ से देखते हैं वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ईजी होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ ही मूव करते हैं और उसको समझते हैं कि इससे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। कॉन्सेप्ट तो समझते हैं, बट आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन को समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन क्या है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है। एक ऑर्बिट है जिसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रैवल कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कैसे, उसके बारे में बात करेंगे जब वेव प्रैक्टिकल ड्यूअलिटी की बात करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है। जैसा कि मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं, उनको निकालने के लिए कुछ फोर्स जनरेट करनी पड़ती है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक फोर्स दी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाना शुरू कर दिया, बाहर जाना शुरू कर दिया। इसने अपनी nth ऑर्बिट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसने अपनी nth ऑर्बिट को छोड़ दिया तो ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। ये जा रहा है n = इन्फिनिटी की तरफ। मतलब समझते हैं मेरी बात को, नहीं समझे। हम ये कहें कि अगर इसके लिए n1 की वैल्यू n है, n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है वो सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है वो फोर्थ ऑर्बिट में हो। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर से एनर्जी दे दी है और वो अपने प्लेस को छोड़ के बाहर निकलना शुरू कर दिया है, तो वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है जो उसके लिए n2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। वो आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम वर्डिंग्स में डिफाइन करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनर्जी रिक्वायर्ड to remove outermost electron from an isolated gaseous atom। अब सिंपल सी बात है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम हमने क्यों लिया है, इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ। अगर एटम आइसोलेटेड नहीं होगा, अगर एटम बंडल्स में होगा, ग्रुप में होगा, जैसे सॉलिड में होता है, तो सिंपल सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस पे आप एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी आसपास के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या करना शुरू कर देगा, ट्रांसफ़र शुरू कर देगा। क्योंकि एनर्जी जब किसी एक के पास आती है तो आसपास शुरू करता है ट्रांसफ़र। जैसे अगर आप लोहे के एक टुकड़े को ले लें, एक बड़े टुकड़े को, लंबे टुकड़े को ले लें और उसको इस पॉइंट पे आप हीट करना शुरू करें, तो क्या वो इधर का पॉइंट गर्म नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता है। सेम उसी तरह जब आप एक ग्रुप में समझे हुए एटम को, ग्रुप में बैठे हुए एटम को एनर्जी देते हैं तो वो अपनी एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। इसलिए आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हम कभी ग्रुप ऑफ एटम नहीं लेते, हम आइसोलेटेड एटम लेते हैं। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशनशिप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के लिए जो होती है वो हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी के ही टर्म्स में आती है, और उसका रिलेशनशिप है जो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की होगी उसको आप Z² से मल्टीप्लाई कर दो और N² से डिवाइड कर दो। मतलब ये है कि जब एटॉमिक चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और जब रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी।
इसीलिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं जहाँ पे रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, और z नियरली कांस्टेंट है, वहाँ पे आयनेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं जहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो अलोंग द पीरियड जाने पे आयनेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जैसा भी हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, दैट मीन्स mvn इंटू आर एन इज इक्वल टू NH/2π, ये हमको पहले से पता है। यहाँ से अगर हम vn की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, NH/2π mRn आएगी। और Rn की वैल्यू हम पहले से सॉल्व करके भी जानते हैं कि Rn की वैल्यू क्या होती है, n²h²4π² m × kz e²। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर हमको nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को पहचानना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम उन वैल्यूज़ में अगर उनको पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा Vn इज इक्वल टू 2π × z² × k डिवाइडेड बाई NH। अब इस वैल्यू को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता है कि h को अगर हम यहाँ पे पुट ऑन करके इसकी इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करें तो वो वैल्यू आएगी 2.18 × 10⁻⁶, बच जाएगा z, ये n। अभी जो इसके पहले मैंने रेडियस और वेलोसिटी के लिए, रेडियस और टाइम पीरियड के लिए, या कह सकते हो कि रेडियस और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में जो वेलोसिटी के इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, वहीं से इन इक्वेशंस को मैंने डिराइव किया है। आप चाहें तो लेक्चर को पीछे जाके देख सकते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, नोटिस करें, तो हमको ये पता चलेगा कि Vn जो है वो n के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी को फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी से कंपैरिजन करते हैं तो ये वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगी, ये वैल्यू घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, उसके पीछे रीज़न समझिए। हमने कहा v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर हम v की वैल्यू को 1 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर हम v की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम v की वैल्यू को 3 रखते हैं, n की वैल्यू को, ये सारी क्या है बेटा, n की वैल्यू है, हम n की वैल्यू को 3 के टर्म्स में लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3। तो अगर हम इक्वेशंस को रेशियो के फॉर्मेट में देखें तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा v2/v1 इज इक्वल टू 1/2, v3/v1 इज इक्वल टू 1/3। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझो। अगर n की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि 1/1 1 ही रहेगा। v की वैल्यू में अगर n की वैल्यू 2 रखी गई है तो ये हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होती है। और यहाँ पे डिस्टेंस हम सरकमफरेंस के कंटेक्स्ट में लेंगे। हम सरकमफरेंस को देखेंगे कि कितना सरकमफरेंस वो कवर कर रहा है। इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, हम जानते हैं सरकमफरेंस की वैल्यू होती है 2πr। तो 2πr डिवाइडेड बाई v करते हैं। r की वैल्यू हमको पहले से पता है, पिछले इक्वेशन में हमने निकाल रखी है, n² × a0/z। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करिए, आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा t इज इक्वल टू 2π × n³ a0 डिवाइडेड बाई दिस मच। जैसा कि हम जानते हैं 2π कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वो हमें ये मिल रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z²। इसका मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते हैं वो n³ के टर्म्स में टाइम पीरियड को बढ़ाता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड आपका 1 का क्यूब होगा, मतलब 1 होगा, तो सेकंड ऑर्बिट में वही 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 2 का क्यूब हो जाएगा। और थर्ड ऑर्बिट में वही वैल्यू 27 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को, उसका रिवॉल्विंग पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा सन के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स फॉलो करते हैं। उनका टाइम पीरियड क्या है, अलग है। जैसे मरकरी या वीनस अबाउट 150-200 दिनों में सन का चक्कर मारते हैं। अर्थ को चक्कर मारने में 365 दिन लगते हैं। वहीं
जुपिटर और सैटर्न जो है वो करीबन 600-650 दिन या कुछ शायद 1000 दिन के आसपास का उनका टाइम पीरियड होता है, जिसमें वो अपनी 1 साल की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। सेम चीज़ वहाँ पे भी चल रही है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि Z² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बढ़ाते हैं, एटम पे चार्ज प्रेजेंट जो है उसको बढ़ाते हैं, तो टाइम पीरियड आपका क्या करेगा, कम होता जाएगा। सो दिस वॉज ऑल द डेरिवेशंस विच बोर हैज़ डन, विच बोर हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिज फेमस इक्वेशंस एंड पोस्टुलेट। और इसी के साथ बोर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। देन बोहर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे फिनोमिनन्स को इस इक्वेशन के थ्रू डिराइव करने की या इस इक्वेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, जिसको हम आगे चल के रिट्स लाइन के नाम से भी पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को टेकअप करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो डिस्प्ले करने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।